नेक्स्ट हम लोग फिर अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला पॉइंट तो डिस्कस होना चाहिए रेफरेंस फ्रेम का। रेफरेंस फ्रेम के बारे में पहले भी एक बार बात हो चुकी है ना, क्यों भाई? रेफरेंस फ्रेम जो यस है वो सर। दो यस टाइप के सर। हैं। कौन कौन से? एक जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक हो गए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, क्यों भाई? व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब है कि it is a coordinate system. It is a coordinate system attached to the observer. तो देखो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, वो कोई ऑब्जर्वर है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। ठीक है ना? वो ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड रेफरेंस हो गया, फ्रेम हो गया। सड़क के किनारे खड़ा है तो रोड ग्राउंड फ्रेम रेफरेंस फ्रेम हो गया। वो बस के अंदर बैठ के कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो बस उसके लिए रेफरेंस फ्रेम हो गई। तो इस हिसाब से रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनको बोलेंगे जिनका एक्सीलरेशन 0 है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पे हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होंगे जिनका एक्सीलरेशन नॉन जीरो है। अच्छा, इस चैप्टर में इन दोनों फ्रेम्स का क्या सिग्निफिकेंस है? तो इस चैप्टर में सिग्निफिकेंस ये है कि जो न्यूटन्स लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल। क्यों भाई, मालूम है ये बात? ओनली विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम्स। न्यूटन्स लॉज केवल इनर्शियल फ्रेम्स में एप्लीकेबल हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये है कि उनको एप्लीकेबल बनाने के लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं, तो उनको भी हम अलग से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर का डिस्कशन। सबसे पहले भाई, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स किसको बोलते हैं? क्यों भाई? फोर्स को सिंपली अगर बोलें तो इट इज सिंपली अ पुश और पुल एप्लीकेबल ऑन अ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से होते हैं? क्यों भाई, बताएगा कोई? टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से टाइप का हो सकता है? तो देखो, जब टाइप की बात होगी तो फोर्स 4 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक है ग्रेविटेशनल, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा है वीक न्यूक्लियर, और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ये केवल विद इन द न्यूक्लियस ही एप्लीकेबल होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन मॉडर्न फिजिक्स में आता है। न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगेंगे। तो हम लोगों की जो डेली लाइफ में फोर्सेस जो हमको स्टडी करना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो ग्रेविटेशनल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? कोई एग्जांपल? तो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम वेट बोलते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर अगर हम इसको G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बोलेंगे तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। हालांकि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बात है, एक ही मतलब है ना। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हम लोग mg भी लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन कौन से होंगे? तो देखो, इसके अलावा जितने भी फोर्स हैं, टेंशन हो गया, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स हो गया, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, इसके अलावा जितने भी फोर्स बचते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं।
तो जब टाइप्स ऑफ फोर्स बोलेंगे तो टाइप्स ऑफ फोर्स ये 4 टाइप के हो सकते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बारे में इस चैप्टर में कोई डिस्कशन नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में यही दोनों फोर्सेज स्टडी होंगे, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बोलिए, यहां तक पहले बात सही क्लियर है? इसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को हम कई तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन का मतलब अलग है और टाइप्स ऑफ फोर्सेस का मतलब अलग है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। देखो, क्लासिफिकेशन में हम ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्सेस को हम अगर दो टाइप से क्लासिफाई करें तो फोर्सेस को बोल सकते हैं फील्ड फोर्सेस और कांटेक्ट फोर्सेस। तो एग्जांपल बताएंगे आप कोई फील्ड फोर्सेस और कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल? फील्ड फोर्सेस एंड कांटेक्ट फोर्सेस। कोई एग्जांपल नहीं? देखो, जैसे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एक फील्ड फोर्स है, mg एक फील्ड फोर्स है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग कूलम्बिक फोर्स जो पढ़ते हैं K q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो भी एक फील्ड फोर्स है। या हम लोग मैग्नेटिज्म में फोर्स पढ़ते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी, ये भी फील्ड फोर्स है। कहने का मतलब फील्ड फोर्स के केस में हमें बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होगी, ऐसे फोर्सेस को हम लोग फील्ड फोर्सेस बोल सकते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस में कौन कौन आएगा? तो कांटेक्ट फोर्सेस में जैसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है, या टेंशन हो गया, टेंशन स्ट्रिंग में जो लगता है, या फिर जो स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया। तो इन सारे फोर्सेस में कांटेक्ट की जरूरत है, इसलिए इनको हम कांटेक्ट फोर्सेस बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्सेस दो टाइप के हैं, फील्ड फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, बट क्लासिफिकेशन और भी टाइप का हो सकता है। और एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि फोर्सेस जो है वो दो टाइप के हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव किनको बोलेंगे? तो कंजर्वेटिव में सिंपली बोल सकते हैं कि विच डू नॉट डिसिपेट, विच डू नॉट डिसिपेट मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी को डिसिपेट नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, विच डिसिपेट मैकेनिकल एनर्जी। तो इनका क्या एग्जाम्पल बनेगा? कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, जैसे mg भी कंजर्वेटिव फोर्स है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा कूलम्बिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव हमारे सामने यही फोर्सेज आएंगे। नॉन कंजर्वेटिव कौन कौन से होंगे? तो नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में सबसे पहले मैं लिखूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है किसी बॉडी पे तो उसका मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होने का मतलब है कि कुछ हीट जनरेट हो रही होगी, तो उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, या फिर विस्कस फोर्स हो गया, लिक्विड के अंदर जो विस्कस फोर्स लगता है, या एयर की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है, एयर ड्रैग। तो ये सारे के सारे जो है ये नॉन कंजर्वेटिव है। बोलिए। यस सर। ठीक है, और क्लासिफिकेशन और भी टाइप से हो सकता है। क्लासिफिकेशन एक हो सकता है कि हम लोग बोलेंगे कि फोर्सेस दो टाइप के हैं, फोर्सेस
रियल फोर्सेस या फिर फोर्सेस सूडो फोर्सेस, रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस। तो देखो अभी हमने जितने भी ऊपर फोर्सेस लिखे हैं वो सारे के सारे रियल फोर्सेस ही हैं। एम जी हो गया, जी M1 M2/r² हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया या कूलम्बिक फोर्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो फोर्सेज हैं ये रियल फोर्सेज हैं। रियल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे भी फोर्स हैं जो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हाँ ये है कि उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। कैलकुलेशन में कहाँ ज़रूरत पड़ती है वो भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो सूडो फोर्सेज में हम लोग बोलते हैं एक MA0 का सूडो फोर्स है, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगल आपने सुना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सूडो फोर्स है, जिसको हम लोग लिखते हैं MR⍵²। तो ये सूडो फोर्सेस बनेंगे। देखिए नोट करिए। सर स्लाइड थोड़ी ऊपर कर दीजिए। सर स्लाइड नीचे कर दीजिए। ठीक है, एक और मेथड हो सकता है डिवाइड करने का, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फोर्सेस जो है वो इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सारे नाम हैं जो आएंगे, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल है या एक्सटर्नल है ये हम डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ सिस्टम बाउंड्री। बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ सिस्टम बाउंड्री, इसको समझते हैं क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि दो अलग अलग बॉडी हैं, ठीक है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, और इन दोनों के बीच में हमने एक स्प्रिंग लगा रखा है, और मान लो कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस है या एक्सपैंड है, कंप्रेस है मान लेते हैं। तो ये बताओ अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ए और बी के ऊपर स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा, ए के ऊपर किधर लगा रहा होगा, क्यों भाई। लेट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, तो बताओगे कि ए और बी के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा स्प्रिंग की वजह से। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग चाहेगा कि वो अपने नेचुरल लेंथ में वापस आए। तो स्प्रिंग जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा एफ इधर, और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा एफ इधर। इसको लिख देते हैं एफ एस पी, एस पी मतलब स्प्रिंग फोर्स है ये। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर हम अपना बाउंड्री, अगर हम बाउंड्री ये लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि ये सिस्टम बाउंड्री है। तो अगर ये सिस्टम बाउंड्री है तो ध्यान से देखो कि सिस्टम बाउंड्री में ये जो स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा है, ये एक ऐसी बॉडी की वजह से लग रहा है जो बॉडी सिस्टम के बाहर भी है या नहीं है।
मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी स्प्रिंग इसके अंदर हो, स्प्रिंग बाहर भी है, यानी इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स इस सिचुएशन में। देन एफ एस पी इज एक्सटर्नल फोर्स। ये पॉइंट ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम लोग न्यूटन्स लॉज लगाते हैं तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम टू सेम क्वेश्चन में, सेम टू सेम सिचुएशन में मैं कहूं कि हमारे सिस्टम की बाउंड्री ये है, ठीक है ना, अगर हमने ये पूरी सिस्टम बाउंड्री ली है, तो अगर हमने ये पूरी सिस्टम बाउंड्री ली है तो इस केस में जो एफ एस पी है वो बन जाएगा इंटरनल फोर्स। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो क्या पूरी की पूरी स्प्रिंग जो है वो बाउंड्री के अंदर ही है ना, पूरी की पूरी स्प्रिंग जो है वो बाउंड्री के अंदर है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फोर्स। तो कोई भी फोर्स एक्सटर्नल हो सकता है, कोई भी फोर्स इंटरनल हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा सिस्टम बाउंड्री पे। सिस्टम बाउंड्री पहले पे सर। पहले केस में हम लोग एफबीडी बना रहे हैं सिर्फ ए का, और दूसरे केस में हम लोग एफबीडी बना रहे हैं ए प्लस बी का। मतलब दूसरे केस में जो एफबीडी है, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको बोलते हैं, वो ए और बी की कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम है, जबकि पहले वाले केस में सिर्फ ए का फ्री बॉडी डायग्राम है। तो यही फर्क है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम में वही फोर्सेस दिखाएंगे जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस हम कभी भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। देखो नोट करो यहां तक, कोई डाउट बताइए। सर लास्ट में आपने जो बोला एक बार फिर बोल दीजिए। मैंने लास्ट में ये बोला है कि जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, कि बॉडी ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर हमने सिर्फ बॉडी ए के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि हमारी जो सिस्टम बाउंड्री है उसके अंदर सिर्फ बॉडी ए है, तो उस केस में ये जो स्प्रिंग है आप देखो तो बाहर है, तो इसका मतलब है कि ये फोर्स एक्सटर्नल होगा। लेकिन सेकंड केस में अगर हमसे कहा जाए कि नहीं, हमें ए और बी का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कंबाइंड मतलब हमें ए और बी को एक ही बॉडी की तरह ट्रीट करना है, अलग अलग नहीं लेना है, तो उस केस में आप ध्यान से देखो तो क्या पूरा का पूरा स्प्रिंग इनसाइड है, तो ये जो जी एफ एस पी है ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा, सीधा सीधा है। ओके सर। बाउंड्री के अंदर है कंप्लीटली अगर तो इंटरनल है, बाउंड्री के बाहर से आ रहा है तो एक्सटर्नल है। और एफबीडी में जब हम लोग फोर्सेस दिखाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही दिखाएंगे, तो कोई भी फोर्स इंटरनल हो सकता है, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, यस। हो गया सर। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉस पे, देखते हैं सीधे सीधे। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये तो मालूम ही है, खैर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों भाई, क्या बोलेंगे इसके लिए? सीधा सीधा एक लाइन में लिखें तो ये बोल सकते हैं, अ बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। स्टेट का मतलब है कि अगर रेस्ट है तो रेस्ट, मोशन में है तो मोशन। अ बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट अनलेस
unless an external force is acting on it, ठीक है। एंड आगे ये बात और जोड़ देंगे, when observed with respect to an inertial frame, ठीक है। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं। खैर उसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो इतना। अ बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया मोशन में या फिर रेस्ट पे, तो जो भी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, फोर्सेस जब तक नहीं लगेंगे तो वो तो सीधा सीधा है। देन सेकेंड लॉ क्या है बताइए भाई। सेकेंड लॉ में हम लोग बोलते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। पी क्या है, पी को हम लोग बोलते हैं, पी होता है मास इनटू वेलोसिटी, और पी क्या कहलाता है, पी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। अब यहाँ पे अगर हम इसमें लीनियर मोमेंटम की वैल्यू रख दें तो ये आएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एम इंटू वी। तो देखो जब हम दो क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल कैसे, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे देखो तो इसमें दो टर्म आएंगे, जिसमें से अगर इसका एक स्पेशल केस लिया जाए, क्योंकि इस चैप्टर में जो मोस्टली जो स्पेशल केस आएगा जब मास तो चेंज नहीं होगा, मास अगर कांस्टेंट है, तो मास अगर कांस्टेंट है तो इसमें ये सेकंड वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि डीएम बाई डी टी जीरो हो जाएगा उस केस में। तो मास अगर कांस्टेंट है तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू डीवी बाई डी टी, और हमको मालूम है कि डीवी बाई डी टी को ही तो हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एफ इक्वल टू एम ए। लेकिन ध्यान रखना कि एफ इक्वल टू एम ए जो है वो एप्लीकेबल तभी है जब मास कैसा हो, कांस्टेंट। रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह के केस में ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर हम लोग उसमें ये वाला पार्ट यूज करेंगे, ये पूरा फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन में आएगा ड्यूरिंग रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है ना। तो उसमें डीएम बाई डी टी रेट बनता है जिस रेट से गैसेज इजेक्ट होती हैं, और वी वेलोसिटी बनती है जिस रेट से वो मास इजेक्ट हो रहा है। तो आएगा, जब अलग से आएगा तो फिर से बताएंगे, फिर से समझाएंगे। फिलहाल हमें इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, एफ इक्वल टू एम ए वाले केस पे। इसी में हम एक बात और नोट करके लिख सकते हैं भाई, जैसे एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी बोलते हैं, तो अगर यहाँ से ये बोला जाए कि अगर एफ की वैल्यू जीरो है तो क्या बोल सकते हैं कि एफ जीरो का मतलब ये हुआ कि पी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पी जो है कांस्टेंट रहेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी अलग से पूरा प्रैक्टिस के लिए आएंगे कोलिजन वगैरह के क्वेश्चंस, बट कॉन्सेप्ट यही है, यहीं से आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरी बात, अगर हम डीपी को लिखें तो डीपी को लिख सकते हैं क्या, एफ इंटू डी टी, और अगर इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, तो यहाँ से हमको मिलता है डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, है वही, वहीं से आया, एक ही फॉर्मूला है, उसी को आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा पी है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, और ये जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो ये भी एक थ्योरम होती है, इस थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं,
ये भी एक थ्योरम ही है, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, लेकिन आई वहीं से है, न्यूटन सेकंड लॉ से ही। तो एक बार देख लो, जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं नोट कर लीजिए, बताइए किसमें डाउट है। फिलहाल तो सामने इक्वेशंस ही हैं, बस यूज होगा तब और क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अभी तो थ्योरी वाले पॉइंट्स ही लिख रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया। यस सर। के बाद एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार आएगा ही, और उसी का देखा जाए तो एप्लीकेशन है। तो व्हाट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में FBD बोलते हैं। सो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम के देखा जाए तो दो पार्ट हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के दो पार्ट हैं, कौन कौन से। एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉज, और एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। अब बताओ कि कोई भी बॉडी अगर चलना शुरू कर रही है, या रुकी हुई है, या नहीं चल पा रही है, या फोर्स लगाया तो चल दी, तो चलने के बाद उसमें एक्सीलरेशन आएगा। तो वो जो फोर्स हमने लगाया है, फोर्स कहलाता है कॉज। मतलब फोर्स कॉज हो गया ना, जिसकी वजह से वो चलना शुरू कर रही है, मोशन में उसका चेंज हो रहा है। और एक्सीलरेशन जो उसके पास आया, वो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। कॉज क्या होता है, तो कॉज के लिए हम लोग लिखते हैं कि ऑल दी फोर्सेस, ऑल दी ऐसे लिखना चाहिए, ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस, all the external forces acting on body are shown in cause diagram। ठीक है, और इसमें एक चीज अंडरलाइन कर लेना, ऑन बॉडी, क्योंकि इसी में गलती होती है। ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर शोन इन कॉज डायग्राम। ठीक है, और इफेक्ट में हम लोग लिखेंगे कि पॉसिबल एक्सीलरेशंस are assumed in respective directions। पॉसिबल एक्सीलरेशंस आर एज्यूम्ड इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस, मतलब होगा क्या, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो हमको थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा ना कि बॉडी किस तरफ चलेगी।
तो जिस तरफ चलेगी वो हो गया डायरेक्शन, और उस उस डायरेक्शन में हम लोग एक्सीलरेशन एज्यूम करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा कि जो फोर्सेस हैं, रिजॉल्व द फोर्सेस in the direction of acceleration and perpendicular to it। मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब इस बात को जरा समझते हैं, एक एग्जांपल से मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी है, और इस बॉडी को हमने मान लेते हैं कि ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, कोई रफ नहीं है, स्मूथ सरफेस है, m मास की बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर हमने मान लेते हैं कि फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, हैवी बॉक्स है। तो अब ये बताओ कि जरा इस सिचुएशन को देख के, कि इसको देख के क्या लगता है इस बॉक्स का एक्सीलरेशन किस तरफ आएगा। हैवी बॉक्स है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हवा में उड़ गया, तो इसका पॉसिबल एक्सीलरेशन किस तरफ आएगा, क्या दिखता है अंदाजे से। तो भाई क्या इसका पॉसिबल एक्सीलरेशन आप एज्यूम करोगे तो एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो एक्स डायरेक्शन में हम इसका एक्सीलरेशन लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बॉडी का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ऐसे देखना, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस बना लेंगे सबसे पहले, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। उस एक्सिस पे आप दिखा लो फोर्सेस, फोर्स जिधर लग रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है एफ, उसको हम दिखाएंगे, और उसी डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे पॉसिबल एक्सीलरेशन। तो उसका पॉसिबल एक्सीलरेशन ए भी इसी में लिख लो। बॉडी को हम पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल एम लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद आप ध्यान से देखो और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे। ये तो फोर्स वो हो गया ना जो हमने लगाया है, क्या इसके अलावा बॉडी का वेट लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, और ग्राउंड से कुछ नॉर्मल कांटेक्ट लग रहा होगा ऊपर की तरफ। यानी देखा जाए तो टोटल 3 फोर्सेस हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। बताइए, ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल हमने जो लगाया F, और अर्थ से लगेगा उस पे वेट mg, तो mg की डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई, और ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे कि जो फोर्सेस हैं उसको x और y में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये बताओ कि अगर इस f को हम रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर की कंपोनेंट करेंगे, तो क्या इधर की तरफ आएगा f cos थीटा, और इधर की तरफ आएगा f sin थीटा आएगा। बोलिए, अब ये बताओ कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस करने का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ कौन कौन से लग रहे हैं, ऊपर की तरफ 2 लग रहे हैं, n लग रहा है और f sin थीटा, और नीचे कौन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। इसी तरह से x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करेंगे F इक्वल टू ma। हाँ बोलिए, इस पॉइंट को फिर से रिपीट करिए थोड़ा। बेटा मैं रिपीट कर दूंगा, बट मुझे बीच में टोका मत करो, पहले मेरा सेंटेंस खत्म होने दिया करो, फिर मैं पूछता हूँ ना कि कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, पूरा रिदम ब्रेक हो जाता है ना। एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हम लोगों ने इसका लिखा तो एफ का कॉस थीटा कंपोनेंट आया, तो ये हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये 2 पार्ट हो गए, ठीक है ना, और ये 2 इक्वेशन बन गई। हमें ऐसे समझ लो कि इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में यही काम करना है, इसलिए बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। फिर से सुन लो, एक बॉडी रखी हुई थी ग्राउंड सरफेस पे, सिंपल हैवी बॉक्स है कोई, और उस पे हमने एक फोर्स लगाया कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब सबसे पहले मैंने आपसे ये पूछा कि अगर हमने फोर्स लगाया है थीटा एंगल पे और ये स्मूथ सरफेस है, रफ नहीं है, तो ये चल देगा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि किधर की तरफ चलेगा, अंदाजे से बता सकते हो ना कि यहाँ राइट साइड में जाएगा, ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि ऊपर जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। तो ये हो गया पॉसिबल एक्सीलरेशन, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है कि जो भी उसका
डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें जो भी पॉसिबल एक्सीलरेशन है वो एज्यूम कर लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें सारे फोर्सेस को, और कौन कौन से फोर्स हैं, एक फोर्स इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा ग्राउंड से, एक फोर्स इस पे mg लगेगा नीचे की तरफ, और ये वाला F जो लग रहा था, तो ये जो F लग रहा था ना, इसको हमने रिजॉल्व करना है। और इसको कौन से डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, इसको रिजॉल्व करना है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कोई भी वेक्टर को हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, जान मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, तो इसका एक आसान तरीका तो यही है कि जो थीटा के पास है वो कॉस है, इधर वाला कॉस है और इधर वाला साइन है। जो थीटा के पास है वो कॉस है सीधा सीधा, तो इधर वाला हो गया ए साइन थीटा, इधर वाला हो गया ए कॉस थीटा। तो उसी तरह से इस एफ के भी हमने कंपोनेंट कर लिए, एक हो गया एफ कॉस थीटा और एक हो गया एफ साइन थीटा। फिर एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो नहीं है ना कोई एक्सीलरेशन। तो अगर वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है तो वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। बैलेंस का मतलब है कि नॉर्मल और एफ साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में है तो इनको प्लस कर दिया, और ये इक्वल होंगे अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, mg के, तो ये दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। और कोई तो फोर्स है ही नहीं ना वाई डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में कौन बचा, एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स बचा, और बॉडी का मास m है, एक्सीलरेशन a है, तो फोर्स इक्वल टू ma लगाएंगे, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में। तो एक इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में बनेगी, एक इक्वेशन वाई डायरेक्शन में बनेगी। हर क्वेश्चन में हमें यही काम करना होगा इस पूरे चैप्टर में। फोर्सेस को हम लोग अलग अलग अभी स्टडी करेंगे कि नॉर्मल कैसे लगाते हैं, mg कैसे लगाते हैं, ये सब बातों पे अभी चर्चा होगी अभी और, बट फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या क्या काम करते हैं वो यहाँ पे समझ लेना। बताइए, देखिए ध्यान से। बताइए क्या डाउट है। सर हाँ, सर अगर एक्सेलरेशन y की डायरेक्शन में होगा तो हम वाई डायरेक्शन में भी फिर F इक्वल टू ma लगाते हैं। देखो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन में F इक्वल टू ma लगेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है वहां पे F बैलेंस करेंगे। दो बातें हैं। से एक बार मतलब लेके दिखाचे वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में भी अगर एक्सीलरेशन हो तो, ये कह रहे हो आप ना। हाँ अगर वाई डायरेक्शन में हो तो वाई डायरेक्शन में हो तो अब एग्जांपल सोचना पड़ेगा, कोई एग्जांपल। जैसे मान लो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सबको मालूम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सबने पढ़ रखा है ना कि भाई अगर हम m मास को रिलीज करते हैं तो ये m मास नीचे की तरफ आता है g साइन थीटा से, ठीक है ना। तो इसी को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले हमें इसका FBD बनाना है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे इस पे mg, बोलिए, और एक फोर्स लगाएंगे नॉर्मल, और हमने अलग से कोई भी फोर्स नहीं लगाया इसके ऊपर। नॉर्मल जो है, नॉर्मल के बारे में भी स्टडी करेंगे अभी अलग से। नॉर्मल जो है वो सरफेस के हमेशा कैसे लगेगा, 90 डिग्री पे, तभी उसका नाम नॉर्मल है। और mg कहाँ लगेगा, mg हमेशा नीचे लगेगा। तो ये दो इसके ऊपर फोर्सेस हो गए। और अगर बात की जाए कि क्या लगता है किधर की तरफ इसका एक्सीलरेशन होगा, तो भाई इसका एक्सीलरेशन अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो क्या नीचे की तरफ होगा इधर की तरफ, ये बताओ। हाँ ठीक, अब देखो, अब इसको मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। दो तरीके मतलब कि अगर हम एक्सिस को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लें या एक्सिस को हम अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन लें। अगर हम एक्सिस को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, ध्यान से देखना, तो देखो नॉर्मल mg का डायरेक्शन किधर है, mg इधर की तरफ है।
नॉर्मल किधर है, नॉर्मल इधर की तरफ है। और ये जो नॉर्मल है ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा ये लिखना पड़ेगा हमें। तो ये नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाएगा। ये क्लियर है कैसे लिखा? ठीक है। और एक्सीलरेशन किधर है, तो एक्सीलरेशन इसका इस डायरेक्शन में है। और ध्यान से देखो तो एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगा। जी सर। ठीक है। तो अब एक काम करो, अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब है अब एक्सीलरेशन भी देखो तो एंगल पे आ रहा है, तो एक्सीलरेशन के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा ए कॉस थीटा और इधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा ए साइन थीटा। इसी तरह नॉर्मल के कंपोनेंट कीजिए। नॉर्मल का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, एन कॉस थीटा, और नॉर्मल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, एन साइन थीटा। ये ठीक है कैसे लिखा? थीटा के जो पास है वो कॉस है और थीटा से जो दूर है वो साइन है। तो अगर तुम्हें इसमें ज्यादा खिचड़ी पकती नजर आ रही है तो फिर से दूसरा बना लो फिगर। इधर की तरफ है एन साइन थीटा, इधर की तरफ है एन कॉस थीटा। ठीक है। इधर की तरफ है एम जी। ये तो हो गए फोर्सेस। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इधर की तरफ है ए कॉस थीटा और एक्सीलरेशन इधर की तरफ है ए साइन थीटा। अब आप मुझे ये बताओ पहले एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कौन फोर्स है और क्या एक्सीलरेशन है? बोलिए, एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स है? एन साइन थीटा। साइन थीटा और एक्सीलरेशन कितना है, ए ए कॉस cos थीटा। तो इक्वेशन बनाएंगे एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ की जगह हो गया एन साइन थीटा, एम की जगह एम, ए की जगह ए कॉस थीटा। इसी तरह से मैं कहूं कि वाई डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, तो देखो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस नहीं है क्योंकि वाई डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन है ना। तो बात ये आएगी कि नीचे भी लग रहे हैं फोर्स, ऊपर भी लग रहे हैं फोर्स। तो अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो कौन बड़ा होगा, mg बड़ा होगा कि n cos थीटा? mg mg बड़ा होगा। तो ध्यान नहीं रखना मैं कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो कॉमन सेंस है। तो mg में हम n cos थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये दो इक्वेशन बनेंगी इसमें। यस। ये तो एक तरीका हो गया। इसी का दूसरा तरीका जो आसान रहता है वो ये कि ये जो एक्सिस हैं, ये कोई डॉक्टर ने थोड़े ना कहा कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टली लो, ये एक्सिस को हम किसी और एंगल पे भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपस में तो 90 पे होना चाहिए लेकिन हम इनको रोटेट भी कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सिस को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लें तो इससे क्या फायदा होगा, फायदा समझते हैं पहले। फायदा ये देखो कि एक्सीलरेशन एक्सिस के अलोंग आ गया, इससे क्या होगा कि एक्सीलरेशन के कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे। नॉर्मल भी जो है वो एक्सिस के अलोंग आ गया तो नॉर्मल के भी कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ किसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमको, mg के। तो हम कोशिश ये करते हैं एक्सिस जब भी लेते हैं कि हमारी एक्सिस एक्सीलरेशन से मैच होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने लगती है। दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन बढ़ गई, देख लो आप ध्यान से। तो अगर हम यही एक्सिस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बजाय परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और अलोंग द इंक्लाइन लेते हैं, अब देखो ये भी एफबीडी है। तो अब देखो यहाँ पे नॉर्मल इधर की तरफ हो गया, mg किधर है, mg इधर नीचे की तरफ है, देखो ध्यान से। हाँ ठीक है। और mg का इधर से एंगल थीटा बनेगा, तो mg के कंपोनेंट कर लेते हैं। mg का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आएगा, इधर की तरफ आएगा mg साइन थीटा साइन थीटा और इधर की तरफ आएगा mg cos थीटा। कॉस थीटा। और एक्सीलरेशन किधर है, एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में। तो अब ये बताओ कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या, नॉर्मल वाले डायरेक्शन में? नो सर। तो एक्सीलरेशन नॉर्मल में नहीं है अगर, तो नॉर्मल में फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो किसको किसको बैलेंस कर दें, एन को बैलेंस करेंगे किससे, mg cos mg थीटा। cos थीटा। और x इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। जी। तो हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू ma, तो mg sin थीटा इक्वल टू ma। तो इससे क्या फायदा है कि एक्सेलरेशन आ गया, तुरंत ही आ गया, कितना आ गया, g sin थीटा। g sin थीटा यहां से भी आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से, बट यहाँ पे दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक ही से काम चल गया, ये फायदा है।
तो हम ऐसे केस में इसको प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि ऐसा करना है या ऐसा करना है? तो वो पता चलेगा एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन जिधर हो आप एक्सिस उधर जरूर लीजिए बस। ठीक है ना? एक्सीलरेशन जिधर हो उधर आपको एक एक्सिस जरूर लेनी है। बाकी कोई कहे कि नहीं हमें ये नहीं लेनी, कोई और एक्सिस लेनी है, तो उस जो एक्सिस लोगे उससे आ जाएगा। बोलिए, एफबीडी में कौन से फोर्सेस दिखाते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं, और उसको एक्सीलरेशन से रिलेट कैसे करते हैं। प्रैक्टिस तो अभी बहुत हो जाएगी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में करना ही यही है। सर ये A इज इक्वल टू G साइन थीटा है हाँ नीचे। हाँ, सीधा सीधा है कि कोई भी एफबीडी है, सबसे पहले सारे फोर्सेस आप उसमें दिखा लीजिए। ठीक है ना? जैसे मान लो कि ये एफबीडी है, इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3, इधर लग रहा है F4, और मान लो कि इधर की तरफ एक्सीलरेशन है A1 और इधर की तरफ एक्सीलरेशन है A2। तो बताओगे भाई क्या इक्वेशन बनाओगे? इक्वेशन क्या बनेगी इस डायग्राम के हिसाब से? सर F4 minus F3 equals to MA1. F4 माइनस F3 इज इक्वल टू M मास का बॉडी है ये, MA1 और F1 minus F2 equals to F1 माइनस F2 इक्वल टू MA2। ठीक है ना? बस डिसाइड कैसे करेंगे कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा कौन सा होगा? जिसकी तरफ एक्सीलरेशन होगा वो बड़ा होगा। जिसकी तरफ एक्सीलरेशन होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे ही समझेंगे। Okay. न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पीछे काइनेमेटिक्स का अभी जो बचा हुआ है वो और कंप्लीट करिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है।